मैं हूं आपका एमआर डर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी जो राजस्थान की धरती पर सच्चाई बनकर घटी है। यह कहानी है हमारे दोस्त विक्रम की, जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने गांव की सदियों पुरानी और बदनाम हवेली में रात बिताने की जुर्रत की। उन्हें लगा था कि ये सिर्फ एक मजाक है, पर उन्हें नहीं पता था कि उस हवेली में चंपा नाम की एक असंतुष्ट आत्मा इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई और उस हवेली में क्या हुआ, आज आप उसी की आप बीती सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दहशत की हवेली की ये अनकही दास्तान। बहुत धीरे धीरे और ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक शब्द आपकी रूह तक पहुंच सके। मेरा नाम विक्रम है और मैं जैसलमेर से हूं। इस खौफनाक वाकये के वक्त मैं 22 साल का था, जयपुर में पढ़ाई कर रहा था। आप लोग शायद यकीन न करें, पर यह हर लफ्ज सच है। हमारे गांव में 300 साल पुरानी एक बड़ी हवेली है। गांव के लोग तो यहाँ तक कहते थे कि उसमें कोई बदरूह रहती है, पर मेरे जैसे पढ़े लिखे नौजवान इन अंधविश्वासों पर भला क्यों यकीन करते। छुट्टियों में मैं गांव आया तो दोस्तों में बस हवेली की ही चर्चा थी। हवेली के बड़े दरवाजे बरसों से बंद थे। मेरे पिताजी ने सख्त हिदायत दी थी कि वहां अकेले मत जाना, पर मुझे अपने दोस्तों अजय और सुनील को अपनी शानदार विरासत दिखानी थी। मैंने जिद पकड़ ली और उस रात हवेली में रुकने का फैसला कर लिया। अजय और सुनील ने पहले मना किया, पर मेरी चुनौती सुनकर वे भी तैयार हो गए। रात के ठीक 11 बजे हम हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर अंधेरा ऐसा था जैसे रोशनी वहां से डरकर भाग गई हो। मुख्य फाटक खोलने में इतनी जोर लगा कि हमारे हाथ छिल गए। भीतर घुसते ही अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया, जबकि बाहर झुलसा देने वाली गर्मी थी। हमने टॉर्च जलाई। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा अंधकारमय आंगन था जहां बरसों से सूरज की किरण नहीं पहुंची थी। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी। अजय ने अपने डर को छिपाने के लिए मजाक किया, भाई यहां तो भूत भी तन्हाई से मर जाएगा। हमने तय किया कि हम पहले माले पर दादाजी के पुराने कमरे में रुकेंगे। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, सुनील ने आवाज दी, रुको, ये कैसी गंदी महक है। हवा में एक विचित्र पुरानी और तेज मिठाई जैसी गंध फैली थी जो पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। हमने हिम्मत करके अनदेखा किया और ऊपर कमरे में पहुंचे। कमरा साफ करने के बाद हमने अपना सामान रखा। अब रात के 1 बज चुके थे। हम हॉरर फिल्म देखने का प्लान बना रहे थे कि मेरी टॉर्च की बैटरी मर गई। मैंने दूसरी टॉर्च जलाई तो कमरे के कोने में रखे दादाजी के पुराने लकड़ी के संदूक पर ध्यान गया, और तभी एक पल को मुझे लगा कि कोई चीज तेजी से हिलकर वापस उस संदूक के पीछे बैठ गई है। मैंने घबराकर अजय को कोहनी मारी, देख उधर देख। अजय ने देखा और बोला, यार ये तेरी आंखों का धोखा होगा, थक गया है तू। पर सुनील ने मेरे डर को पुष्टि दी, नहीं यार, मुझे भी लगा कि वहां कोई साया था, कोई बहुत तेज चीज थी। अब हम तीनों के मन में अनजाना डर बैठ चुका था। हम सोने की कोशिश कर रहे थे, पर हवेली में इतनी भयानक शांति थी कि हमें अपनी रगों में खून दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक नीचे आंगन से मिट्टी खुरचने की अजीब आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा जानवर जमीन खोद रहा हो। आवाज धीरे धीरे कमरा नंबर 3 की तरफ बढ़ रही थी, जो श्रापित माना जाता था और सालों से बंद था। अजय ने साहस करके दरवाजा खोला और टॉर्च नीचे की तरफ की। वहां कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद करने लगा। तभी कमरा नंबर 3 के जंग लगे दरवाजे से खटखटाहट की आवाज आई। वो इतनी तेज थी कि लकड़ी हिल गई, जैसे कोई पागलपन में अंदर से दरवाजा तोड़ना चाहता हो। अब हमारी दहशत की हद नहीं थी। सुनील ने रुआसा होकर फुसफुसाया, चलो यहां से, ये मजाक नहीं है। हम जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने पतली और बहुत लंबी एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें पूरी तरह से कोयले की तरह काली थीं। वो औरत मेरी अम्मा की आवाज में बोली, विक्रम तू यहाँ क्यों आया? मैंने कहा था ना इस दैत्य के घर मत आना। उसकी आवाज में गहरा दर्द और भयंकर गुस्सा दोनों थे। हम घबराकर पीछे हटे और वो धीमे धीमे हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने आत्मरक्षा में चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीख शायद उस आत्मा के लिए अप्रत्याशित थी, या पता नहीं क्या हुआ, पर वो हवा में धुएं की तरह घुलने लगी। एक पल में वो हमारी आंखों के सामने थी, अगले ही पल बस मिठाई जैसी वो भयानक गंध रह गई थी। हम तीनों ने तेजी से कमरा बंद किया और बिना सोचे समझे अपना सामान उठाया। अब भागना ही एकमात्र लक्ष्य था। हम सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, पर उसकी कुंडी अपनी जगह पर नहीं थी। उसे किसी बाहरी ताकत ने खींच लिया था।
हम दरवाजे पर पूरी ताकत लगा रहे थे, पर वो हिल भी नहीं रहा था। अजय ने घबराहट में चिल्लाकर कहा, दरवाजे के छेद से देख, शायद कोई बाहर खड़ा है जिसने इसे रोक रखा है। मैंने उस छोटे से छेद से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, पर हवेली की पत्थर की बाहरी दीवार पर मुझे एक नाम ताज़ा खून से लिखा हुआ दिखा, चंपा। चंपा ये मेरी परदादी की बहन का नाम था, जिनकी मौत इसी हवेली में रहस्यमय तरीके से हुई थी, और उसके बाद से ही ये हवेली बदनाम थी। मुझे याद आया कि गांव के लोग कहते थे कि चंपा को किसी अन्याय के कारण एक छोटे से कमरे में बंद करके मार दिया गया था। मैंने सुनील को दीवार पर लिखे नाम के बारे में बताया। तभी ऊपर से ठीक उसी कमरे से जहां हम थे एक मासूम बच्चे के जोर से रोने की आवाज आई। हम समझ गए थे कि हम पूरी तरह से अदृश्य शक्तियों के जाल में फंस चुके हैं। यह कोई एक आत्मा नहीं बल्कि कई असंतुष्ट आत्माएं थीं। अजय का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, वो बस बुदबुदा रहा था। सुनील कोने में बैठकर आंसू बहाने लगा। मैंने सोचा डरने से काम नहीं चलेगा, अब साहस ही एकमात्र शस्त्र है। मैंने टॉर्च उठाई और वापस सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। अजय ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। विक्रम कहाँ जा रहा है? तू होश में है? मैंने कहा। अगर चंपा के कमरे का पता चल जाए तो शायद हम इसे मुक्त कर सकते हैं। मैं दबे पांव वापस ऊपर गया। मिठाई जैसी गंध अब इतनी तीव्र थी कि सांस लेना मुश्किल था। मैंने हर कमरे को देखा, पर चंपा वाला कमरा नहीं मिला। आखिर में मैंने दादाजी के कमरे के पास रखे उस पुराने संदूक को खोलने की कोशिश की। संदूक बहुत भारी था, जैसे नीचे से किसी चीज ने उसे पकड़ रखा हो। जब मैंने उसे खोला तो अंदर एक फीकी गुलाबी रंग की साड़ी और एक अजीब सा ताबीज था। जैसे ही मैंने उस ताबीज को छुआ, जोरदार बिजली कड़की और हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ चटककर टूट गईं। मेरे कानों में एक साथ हजारों आवाजें गूंजने लगीं, रोना, हंसना, चीखना, खुरचना, सब कुछ। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मेरे सामने वही काली आंखों वाली औरत फिर खड़ी हो गई, पर इस बार वो जमीन से ऊपर हवा में तैर रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से चीखकर बाहर खींची जा रही है। मैंने आंखें बंद की और अपनी अंतिम शक्ति लगाकर ताबीज को फर्श पर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, एक भूकंप जैसी चीख उठी जिसने पूरी हवेली को हिला दिया। वह औरत और सभी भयंकर आवाजें एक साथ समाप्त हो गईं। मुख्य दरवाजे पर चटकने की आवाज आई। मैं भागा भागा नीचे आया। दरवाजा अब खुला था। मैंने अजय और सुनील को उठाया और हम तीनों ने बिना एक पल रुके उस हवेली से दौड़ना शुरू कर दिया, जब तक कि सूरज की पहली गर्म किरण नहीं दिख गई। आज भी मैं उस हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। मेरा शरीर वहां छूटी हुई ठंड को आज भी महसूस करता है। मेरा शरीर वहां छूटी हुई ठंड को आज भी महसूस करता है। हम तीनों बिना रुके जान बचाकर भागते रहे। जब गांव की पहली चाय की दुकान दिखी, तब कहीं जाकर हम बेहोशी की हालत में गिरे। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। हम तीनों बुरी तरह से हाफ रहे थे। हमारे कपड़े फटे हुए थे और हमारी आंखें इतनी खुली थीं कि पलकें झपकना भूल गई थीं। हमने एक दूसरे को देखा। हमारे होंठ सूख चुके थे। हमने कोई बात नहीं की, पर हमारी आंखों ने वो सब कुछ कह दिया जो रात भर हमारे साथ हुआ था। हम पागल नहीं हुए थे, वो सब वास्तविक था। हमने जो कुछ भी देखा वो हमारे दिमाग में एक टूटती हुई आवाज की तरह बैठ गया था। हम किसी तरह मेरे घर पहुंचे। पिताजी ने जब हमारी मृतकों जैसी हालत देखी तो वो समझ गए कि मामला चोरों से कहीं ज्यादा गंभीर है। हमने उन्हें झूठ बोला, पर उन्हें आंखों में देखकर लगा कि वो सब कुछ जानते हैं पर चुप रहना चाहते हैं। अगले कुछ दिन हम तीनों अजीब से बुखार और भ्रम में रहे। अजय और सुनील जयपुर जाने के लिए तड़प रहे थे, पर मैं अपने कमरे से निकल ही नहीं पा रहा था। मुझे लगातार लग रहा था कि मेरे बिस्तर के नीचे से कोई मुझे घूर रहा है, पर खतरा हवेली में बंद नहीं हुआ था दोस्तों। वो अब मानसिक रूप से हम पे हमला कर रहा था। एक रात मैं सोया हुआ था। मैंने सपना नहीं देखा, बल्कि मैंने जागते हुए अनुभव किया। मेरी आंखें बंद थीं, पर मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि हवेली का अंधेरा आंगन मेरे पलकों के भीतर है। मुझे जमीन के नीचे से धीरे धीरे तेज खुरचने की आवाज आई। इस बार मैंने देखा कि आंगन की मिट्टी खुद ब खुद फटने लगी है और मिट्टी के नीचे से बच्चों के छोटे छोटे हाथ बाहर निकल रहे हैं। वे हाथ सीधे मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे, वास्तविक नहीं, पर दर्द एकदम असली था। मैं दर्द से चीखकर उठा। मेरा पूरा कमरा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। जब मैंने पानी पीने के लिए टॉर्च जलाई तो मेरी नज़र दीवार पर गई।
वहां सूखी मिट्टी की एक बारीक परत जम गई थी और उस मिट्टी पर मुझे साफ दिखाई दिया हल्की उंगलियों के निशान, बिल्कुल वैसे ही निशान जो मैंने अभी अभी अंधेरे में महसूस किए थे। यह सबूत था कि वह शक्ति अब मेरे कमरे तक आ चुकी है। मेरा गला पूरी तरह से सूख गया। ये केवल डर नहीं था, ये मेरे होश पर कब्जा करने की कोशिश थी। अगले दिन मैंने अजय और सुनील को बुलाया और उन्हें ये असहनीय बात बताई। सुनील, जो पहले से ही मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था, सुनते ही दीवार की तरफ देखने लगा। अजय ने तर्क दिया, विक्रम, तुमने जरूर कोई गंदगी छू ली होगी, ये सब पागलपन है। लेकिन उस रात जब अजय मेरे घर पर रुका तो ये पागलपन की बात सच्चाई में बदल गई। रात के ठीक 3 बजे अजय अपने बिस्तर से उठा और चुपचाप कमरे से बाहर जाने लगा। मैं अनिद्रा के कारण जाग रहा था और मैंने उसे देखा। मैंने पूछा, कहाँ जा रहा है, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं उसके पीछे गया। वो सीधे हवेली की तरफ जा रहा था। उसका चेहरा एकदम भावहीन और अपरिचित था, जैसे कोई और उसके शरीर को चला रहा हो। ये किसी नींद में चलने वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा भयानक था। मैंने उसे रोका, अजय रुक। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें विक्रम का दोस्त नहीं था। वे आंखें खाली थीं, जैसे उन पर चंपा का साया पड़ गया हो। फिर उसने जोर से दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ा और झटके से अपनी तरफ खींचा। जैसे ही मैंने उसे झटका दिया, अजय चीख उठा और बेजान होकर जमीन पर गिर गया। वो होश में आया और तेजी से सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा। विक्रम, मैं कहाँ था? मुझे लग रहा था कि चंपा मुझे बुला रही है। मुझे उस ताबीज को वापस उसकी जगह पर रखना है। वो कह रही थी, वापस लाओ, वरना बच्चों को दर्द होगा। अब ये साफ हो गया था कि चंपा की शक्ति हवेली के बाहर भी हावी हो रही थी। वो हमें मानसिक रूप से तोड़कर, धमकी देकर वापस उस हवेली में खींचना चाहती थी जहां हमने वो ताबीज छोड़ा था। उस ताबीज में कोई राज था। मैंने पिताजी को झूठ बोलकर हवेली की चाबियां मांगी और कहा कि मैं कुछ जरूरी दस्तावेज लाने जा रहा हूं, पर मैं जानता था कि मैं अपने होश और शायद जान को दांव पर लगाकर वापस उस मौत के मुंह में जा रहा हूं। समझौता करना ही एकमात्र रास्ता था। अगली सुबह मैं अकेला हवेली के बाहर खड़ा था। मुख्य दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला था। अंदर से वो मिठाई जैसी भयानक गंध फिर से आ रही थी, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। मैं अंदर गया। आंगन में धूप थी, पर वो ठंडक पहले से कहीं ज्यादा थी। मैं सीधे सीढ़ियां चढ़ा। मैंने डर को पीछे छोड़कर दादाजी के कमरे का दरवाजा खोला, पर संदूक अपनी जगह पर नहीं था। वहां केवल जमीन थी जहां संदूक रखा था, और उस जमीन पर सूखी मिट्टी का एक ढूंढ था। उस ढूंढ पर फीकी गुलाबी साड़ी का एक कोना दिखाई दे रहा था, और उस साड़ी के पास काली आंखों वाली औरत मेरी तरफ पीछे मुड़कर खड़ी थी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। इस बार वो खामोशी से मुस्कुरा रही थी। स्वागत है विक्रम, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मुझे तुम्हारे अंदर वो साहस चाहिए। वह खौफनाक मुस्कान हवा में गूंज उठी। मेरा डर अब पागलपन में बदल रहा था। वो खामोशी से मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान गूंज उठी और मुझे लगा कि मेरे कान नहीं बल्कि मेरा दिमाग फट रहा है। वो मुस्कान जीत की नहीं थी, वो पागलपन की थी। मुझे लगा जैसे मेरे चारों ओर की दीवारें पिघलने लगी हैं और हवेली अब कमरे में सिमटकर केवल मेरे सिर के अंदर रह गई है। स्वागत है विक्रम, मुझे तुम्हारे अंदर वो साहस चाहिए। उसकी आवाज धीरे थी, पर ऐसी थी जैसे कोई नुकीली चीज मेरे विचारों में घुसाई जा रही हो। मैंने पलकें नहीं झपकी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने आंखें बंद की तो शायद मैं कभी उन्हें खोल न पाऊं। मैंने सांस ली और हिम्मत जुटाकर कहा, तुम क्या चाहती हो चंपा? वह और मुस्कुराई। उसके दांत एकदम सफेद थे, पर उसके होठों पर सूखा खून लगा था। उसने धीरे से अपना हाथ हवा में उठाया। तुमने मेरा ताबीज फेंका विक्रम। तुमने शांति को तोड़ा। अब तुम्हें भुगतना होगा। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगी जो तुम्हें पागल कर देगा। अचानक कमरे की ठंडक चली गई और मुझे असहनीय गर्मी महसूस हुई। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। फिर मेरी आंखों के सामने सब बदल गया। मैं हवेली में नहीं था, मैं जयपुर में अपने कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में था। मेरे सामने मेरी माँ खड़ी थीं। वो बहुत रो रही थीं। विक्रम बेटा, तुमने क्या कर दिया? अजय की मौत हो गई। उसने आत्महत्या कर ली। उसने अपने कमरे में तुम्हारी टॉर्च से दीवार पर कुछ लिखा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या?
नहीं, ये झूठ है। माँ रोते हुए बोली, उसने लिखा, चंपा ने मुझे बुलाया और उसने तुम्हारा नाम लिया है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है बेटा। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरी माँ का दर्द एकदम असली लग रहा था। ये मनोवैज्ञानिक हमला था। चंपा मेरी सबसे कमजोर नस पर वार कर रही थी। मैंने चारों ओर देखा। हॉस्टल के कमरे की दीवार पर सूखा खून लगा था और उस पर लिखा था, चंपा। मैंने जोर से सिर हिलाया। ये झूठ है अजय। ठीक है, मैं हवेली में हूं। और तभी माँ का चेहरा बिगड़ने लगा। उनकी आंखें काली हो गईं, उनकी चमड़ी झुर्रियों से भर गई और उनके होठों से मीठी पर सड़ी हुई गंध आने लगी। तुम सच से कब तक भागोगे विक्रम? तुम हत्यारे हो। तुम अपने दोस्तों को बचा नहीं पाए। यह चंपा थी जो मेरी माँ का रूप लेकर मुझे दोषी महसूस करा रही थी। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चिल्लाया, तुम झूठ बोल रही हो। जब मैंने आंखें खोली तो मैं फिर से दादाजी के कमरे में था। काली आंखों वाली औरत 1 इंच मेरे चेहरे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें मेरी आत्मा को खींच रही थीं। तुम सच से भाग सकते हो विक्रम, पर तुम मुझसे नहीं भाग सकते। वह ताबीज तुम्हारी सुरक्षा है और मैं अब उसे तोड़कर तुम्हारी जान लूंगी। उसने धीरे से उस मिट्टी के ढूं की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि ढूं के नीचे से कुछ चमकदार चीज बाहर आ रही है। ये वही ताबीज था, पर वो ताबीज अब टूट रहा था। और जैसे ही ताबीज का आखिरी टुकड़ा टूटा, मेरे कानों में बच्चों की मासूम और डर से भरी चीखें गूंज उठीं। सैकड़ों बच्चे एक साथ रो रहे थे। चंपा का विकराल रूप मेरे सामने खड़ा था। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी काली आंखों से लाल रंग का धुआं निकल रहा था। वो अट्ठास जोरदार हंसी करने लगी। मैंने बेहोशी की हालत में उस टूटे हुए ताबीज को अपने हाथ में लिया और जोर से बाहर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज का टुकड़ा हवेली से बाहर गिरा, हवेली के अंदर की 1000 आवाजें एकदम शांत हो गईं। चंपा का रूप हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। पर इस बार राहत नहीं मिली। मुझे लगा कि मैं जीतकर भी हार गया हूं। मेरे सामने की दीवार पर खून से कुछ लिखा था, तुम्हारे दोस्त अब मेरे हैं। ये दहशत। मेरे सामने की दीवार पर खून से कुछ लिखा था, तुम्हारे दोस्त अब मेरे हैं। मैंने वो दीवार देखी और मेरे शरीर की सारी जान निकल गई। वो सिर्फ एक धमकी नहीं थी, वो चंपा का दावा था। मैंने घबराकर नीचे भागे हुए टूटे ताबीज को नहीं देखा। मैं सीधे गांव की तरफ दौड़ा। मुझे अजय और सुनील को बचाना था, चाहे मैं खुद मर जाऊं। मैं जब गांव पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग चौपाल पर बैठे थे, पर वहां खामोशी थी। कोई बात नहीं कर रहा था। उनकी आंखों में वही डर था जो मेरी आंखों में था। मैंने हांफते हुए एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? पर उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई भूत हूं। तभी मुझे सुनील के घर के बाहर भीड़ दिखाई दी। मेरा दिल बैठ गया। मैं वहां पहुंचा। भीड़ के बीच में सुनील के पिताजी जमीन पर बैठे रो रहे थे और उनके सामने सुनील खड़ा था, पर वो सामान्य नहीं था। सुनील के कपड़े फटे थे, उसके बाल बिखरे थे और उसके हाथों में एक खुरपी थी। सुनील हंस रहा था, ऐसी भयानक हंसी जो बच्चे की किलकारी जैसी थी, पर उसमें शैतान छिपा था। उसने अपने पिताजी की तरफ देखा और बहुत धीरे से आंगन की तरफ इशारा किया। पिताजी, पिताजी, मिट्टी के अंदर सोना है। चंपा कह रही है, खोदो, गहरा खोदो। और फिर सुनील ने उन्माद पागलपन में उस खुरपी से जमीन खोदना शुरू कर दिया। वो इतनी तेजी से खोद रहा था कि मिट्टी हवा में उड़ रही थी। उसके पिताजी उसे पकड़ने दौड़े, पर सुनील ने उन्हें जोर से धक्का दिया। हाथ मत लगाना शैतान, यह मेरा सोना है। हमारा सोना? तभी मेरी नजर सुनील के हाथ पर गई। उसके हाथ में खुरपी नहीं थी, खुरपी जमीन पर पड़ी थी। वो अपने नाखूनों से जमीन को चीर रहा था। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था, पर उसे दर्द नहीं हो रहा था। मैंने चीखकर कहा, सुनील रुक, यह चंपा करवा रही है। जैसे ही मैंने चंपा का नाम लिया, सुनील रुका। उसकी गर्दन धीरे से मुड़ी और उसकी आंखें सीधी मुझ पर टिकीं। वो आंखें विक्रम की नहीं थीं, वो काली और गहरी थीं। और फिर उस आवाज ने सुनील के मुंह से गूंजकर कहा, बहुत साहसी हो विक्रम, तुम मुझे शांत नहीं कर पाए। अब देखो तुम्हारे दोस्त कैसे खेलते हैं। ये सुनते ही सुनील जोर से हंसा और उसने खुरपी उठाई। इस बार वो जमीन नहीं बल्कि अपनी माँ की तरफ भागा, जो उसे बचाने के लिए आगे आई थीं। गांव वालों के बीच चीख पुकार मच गई।
लोग भयभीत होकर भागने लगे। तभी अजय की तरफ से एक और भयानक चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर अजय के घर की तरफ गया। वहां का माहौल और भी खराब था। अजय घर की छत पर खड़ा था। उसने सिर्फ एक कफन लपेटा हुआ था जो पीला पड़ चुका था। वो ऊपर से गांव वालों को देख रहा था और जोर जोर से आवाज लगा रहा था, अरे ओ गांव वालों, हवेली में अन्याय हुआ है, आओ सबको मरना होगा, हम बच्चे रो रहे हैं। और फिर अजय ने छत से छलांग लगा दी। वो जमीन पर गिरा पर उसे चोट नहीं लगी। वो एकदम उठा और भागना शुरू कर दिया। वो सीधे तालाब की तरफ भागा जो गांव के बीचों बीच था। गांव वालों की दहशत अब चरम पर थी। 2 जवान लड़के एक साथ पागलों जैसी हरकत कर रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। विक्रम, तू क्यों आया? तेरे आने के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। तूने उसकी शांति भंग की है। मेरे पिताजी भी वहां थे। उन्होंने बेबसी से मेरी तरफ देखा। आंखों में गहरा दुख था पर उनके चेहरे पर एक नया डर था। तभी विकराल सुनील खून से सने हाथों के साथ भागा और तालाब के पास अजय से मिला। सुनील ने अजय को देखा और दोनों ने मिलकर तालाब के गहरे पानी में छलांग लगा दी। पूरा गांव थर-थर कांप रहा था। ये भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, ये खुला और भयानक हमला था पूरी बस्ती पर। और तभी मैंने आसमान में देखा। एक काला और गहरा बादल हवेली के ऊपर से उठकर सीधे गांव की तरफ आ रहा था। मुझे साफ पता था कि चंपा अब हवेली तक सीमित नहीं है, अब वो सब कुछ नष्ट कर देगी। ये पता था कि चंपा अब हवेली तक सीमित नहीं है, अब वो सब कुछ नष्ट कर देगी। वो काला और गहरा बादल हवेली के ऊपर से उठकर सीधे हमारे गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मेरे पिताजी ने मुझे कसकर पकड़ रखा था, पर उनकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि पुरानी यादों का दर्द था। मैंने चीख कर कहा, पिताजी ये सब क्यों हो रहा है? चंपा कौन थी? पिताजी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह फुसफुसाए, चंपा, वो माफी नहीं देगी। गांव ने उसे मारा था विक्रम, ये हमारा पाप है। उसी क्षण तालाब के पानी में एक जोरदार हलचल हुई और मेरे दोस्त सुनील और अजय पानी से बाहर कूदकर निकले। उनके शरीर पर पानी नहीं था बल्कि गाद, कीचड़ और सूखे पत्ते चिपके थे। उनकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उनके चेहरे पर खून सूख चुका था। वे सीधे चौपाल की तरफ दौड़े जहां गांव के सबसे बुजुर्ग लोग डर से इकट्ठे हो रहे थे। उन बुजुर्गों में 2 चेहरे ऐसे थे जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। एक थे रामू काका और दूसरे थे हरी चाचा। ये दोनों उस पीढ़ी के थे जो चंपा की मौत के समय जवान थे। चंपा ने उन दोनों का इंतजार किया था। सुनील और अजय ने चौपाल पहुंचकर खौफनाक तरीके से हंसना शुरू कर दिया। उनकी आवाज गूंज रही थी जैसे कि वे दोनों नहीं बल्कि चंपा खुद हंस रही हो। सुनील ने पागलपन में दौड़कर रामू काका को पकड़ लिया। रामू काका बुरी तरह से चीखे। सुनील ने उनके चेहरे को अपने गाद लगे हाथों से कसकर दबा दिया। रामू काका, आपको याद है जब आपने मेरी चूड़ियां चुराई थीं? आपको याद है मैंने कितना रोया था? ये सुनील नहीं बोल रहा था, ये सीधी चंपा की आवाज थी जो सुनील के मुंह से निकल रही थी। रामू काका की सांस रुक गई। उनका चेहरा नीला पड़ गया पर सुनील ने उन्हें छोड़ा नहीं। वो हंसता रहा और अंत में रामू काका का शरीर ढह गया। इससे पहले कि गांव वाले संभल पाते, अजय ने हरी चाचा को जमीन पर गिरा दिया। हरी चाचा डर से कांप रहे थे। अजय के चेहरे पर एक भयानक विकृति थी। उसने हरी चाचा की तरफ झुककर कहा, हरी चाचा, आपको याद है वो रात जब आपने झूठा इल्जाम लगाया था कि मैंने गहने चुराए हैं? अजय ने अपने नाखूनों से हरी चाचा की गर्दन पर जोरदार वार किया। वो वार इतना गहरा था कि हरी चाचा की चीख हमारे कानों में गूंज कर रह गई। खून चारों ओर फैल गया। गांव में दहशत का भूकंप आ गया। लोग अपने बच्चों को लेकर घरों में भागने लगे, पर अब कहीं भी सुरक्षा नहीं थी। चंपा अब खुलेआम खेल रही थी। उसने अजय और सुनील के शरीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। मेरे पिताजी ने मुझे खींचा और फुसफुसाए, विक्रम भागो, ये दोनों अब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। ये तुम्हें भी मार डालेंगे। हमारा घर सुरक्षित नहीं है। तुम्हें हवेली का राज जानना होगा। मैंने पिताजी की तरफ देखा। राज? कौन सा राज पिताजी? पिताजी ने अपने फटे हुए कुर्ते के अंदर से एक पुराना और पीला पड़ा कागज निकाला। ये उस ताबीज का नक्शा है। मैंने इसे बरसों से छिपा रखा था। यह चंपा के अंतिम कमरे का नक्शा है। जाओ जल्दी, तुम्हारी जान बच सकती है।
मैंने वो कागज पकड़ा, पर उसी क्षण मुझे पीछे से तेज झटका लगा। सुनील मेरे ठीक पीछे था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। उसने मेरा गला कसकर पकड़ लिया। कहाँ भाग रहा है विक्रम? तू क्यों बचा? तू भी मरेगा। तू कहाँ भाग रहा है विक्रम? तू क्यों बचा? तू भी मरेगा। तुम्हें भी दर्द होगा। सुनील ने मेरा गला इस ताकत से पकड़ा था कि मुझे लगा मेरी सांसें उसी पल टूट जाएंगी। मेरी आंखें बाहर निकल रही थीं। मैं संघर्ष कर रहा था, पर चंपा की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सुनील का शरीर लोहे जैसा कड़ा हो गया था। तभी मैंने अपने पिताजी की आवाज सुनी। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे मेरे बच्चे को। पिताजी ने पास पड़े एक भारी पत्थर को उठाया और पूरी जान लगाकर सुनील के सिर पर दे मारा। पत्थर लगते ही सुनील का शरीर ढीला पड़ गया, पर उसे चोट नहीं आई। वो आंखों में पागलपन लिए हंसा और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। गांव वालों ने तुरंत सुनील और अजय को रस्सियों से जकड़ दिया। अब रामू काका और हरी चाचा की मौत के बाद गांव में रोने और चीखने के अलावा कोई आवाज नहीं थी। दहशत हवा में जहर की तरह घुल गई थी। पिताजी ने वो नक्शा मेरे हाथ में थमाया। विक्रम, ये ताबीज का नक्शा अब काम नहीं आएगा। चंपा अब बहुत शक्तिशाली हो गई है। हमें बचाव चाहिए। हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। गांव के बुजुर्गों ने भी सहमत में सिर हिलाया। एक बुजुर्ग ने बताया कि यहां से 2 दिन की दूरी पर अघोरी बाबाजी हैं, जो भयंकर शक्तियों को शांत कर सकते हैं। पर सवाल था, जाएगा कौन? गांव का हर रास्ता चंपा के मानसिक कब्जे में था। मैंने तुरंत फैसला लिया, मैं जाऊंगा पिताजी। मेरी वजह से ये शुरू हुआ है, मैं ही इसे खत्म करूंगा। रात होते होते मैंने घोड़ा लिया और अघोरी बाबाजी की जगह के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैंने गांव की सीमा पार की, मौसम एकदम बदल गया। जोरदार आंधी और रेत का तूफान शुरू हो गया। घोड़े को आगे बढ़ाना असंभव था। और तभी मैंने रेत के तूफान में एक आकृति देखी, वही पतली और लंबी औरत। चंपा। विक्रम, कहाँ भाग रहा है? तू सोचता है कोई अघोरी मुझे रोक पाएगा? तुम सबकी मौत निश्चित है। उसकी आवाज तूफान से भी ज्यादा तेज थी। घोड़ा डर से हिहिनाया और गिर पड़ा। मैं रेत में दब गया। चंपा का साया मेरे पास आया और फुसफुसाया, अगर तुम वापस गए तो तुम्हारे पिताजी नहीं बचेंगे। मैं उन्हें वहीं मारूंगी जहां उन्होंने मुझे बंद किया था। यह सीधा मनोवैज्ञानिक वार था। मेरे दिल में डर बैठ गया, पर मैंने हिम्मत की। मैंने उस गुलाबी साड़ी के ताबीज के टूटे हुए टुकड़ों को याद किया जो मेरी पॉकेट में थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और टूटे ताबीज के टुकड़ों को दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया और जोर से पहाड़ी का नाम लिया जहां बाबाजी रहते थे। ताबीज के टुकड़ों में अचानक एक अजीब सी गर्मी आई, और उस गर्मी के साथ ही रेत का तूफान एकदम थम गया। चंपा का साया कमजोर पड़ गया। मैंने जल्दी से उठा और घोड़े को खींचकर फिर से दौड़ना शुरू किया। मैं जान गया था कि टूटा हुआ ताबीज भी थोड़ी सी शक्ति रखता है, पर यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। 2 दिन और 2 रातों की भयानक यात्रा के बाद मैं उस गुफा के पास पहुंचा जहां अघोरी बाबाजी रहते थे। उनकी आंखें पहले से ही लाल थीं। मैंने दौड़कर उनके पैरों में गिर गया और हाँफते हुए कहा, बाबाजी बचाओ, चंपा ने गांव में तबाही मचा दी है। मेरे दोस्त मर रहे हैं। बाबाजी ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा। मैं सब जानता हूं विक्रम। चंपा केवल बदला नहीं ले रही, वो तुम्हारी हवेली की नींव में छिपी एक पुरानी शैतानी शक्ति है। हमें जल्दी करनी होगी। उन्होंने जल्दी से अपना त्रिशूल उठाया और भस्म राख का एक पुड़िया मुझे दी। यह भस्म तुम्हारे पिता के लिए है। जाओ जल्दी, मैं पीछे आ रहा हूं। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वापस गांव की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे मन में अजय और सुनील से ज्यादा डर पिताजी का था, जिनको चंपा ने सीधी धमकी दी थी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वापस गांव की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे मन में अजय और सुनील से ज्यादा डर पिताजी का था, जिनको चंपा ने सीधी धमकी दी थी। मैं पूरी ताकत से दौड़ता हुआ गांव की तरफ आया। जब मैं गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा तो माहौल देखकर मेरी रूह कांप गई। गांव में कोई चहल पहल नहीं थी, सिर्फ डर था। हवेली से उठा वो काला बादल अब गांव के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। मेरे घर के पास भीड़ जमा थी और गांव वाले डर से बुदबुदा रहे थे। मैंने दौड़कर घर में प्रवेश किया। मेरे पिताजी जमीन पर बेहोश पड़े थे और उनके चेहरे पर नीले रंग के निशान थे। पिताजी के आसपास हवा में एक तेज मिठाई जैसी गंध फैली थी। चंपा ने उन पर हमला कर दिया था। मैंने तुरंत बाबाजी की दी हुई भस्म निकाली और पिताजी के माथे पर लगा दी।
भस्म लगाते ही पिताजी के शरीर से हल्का धुआं निकला और उनके चेहरे के नीले निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। पिताजी सांस लेने लगे, पर वो अभी भी गहरी नींद में थे। तभी बाहर एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। ये अघोरी बाबाजी थे जो गांव में प्रवेश कर चुके थे। बाबाजी शांत थे, पर उनकी आंखों में अविश्वसनीय शक्ति थी। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं। उन्होंने गांव के बीचों बीच हवेली की तरफ मुंह करके जोरदार घोषणा की, चंपा, तेरा समय समाप्त हुआ। अब तुझे मुक्ति मिलेगी। बाबाजी की आवाज गूंजते ही गांव के ऊपर मंडराता काला बादल तेजी से घूमने लगा। बिजली कड़कने लगी और हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से चीखों की भयानक आवाजें आने लगीं। तभी सुनील और अजय जो बंधे हुए थे एकदम से उठे। उनके चेहरों पर चंपा का शैतानी गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने रस्सियों को तोड़ दिया और बाबाजी की तरफ दौड़े। बाबाजी ने शांति से अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ते हुए दोनों पर फेंका। पानी की बूंदें आग की तरह लगीं और सुनील तथा अजय जोरदार चीख मारते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीरों से काला धुआं निकल रहा था। बाबाजी ने त्रिशूल उठाया और हवेली की तरफ इशारा किया। तू अकेली नहीं है चंपा, तेरे साथ वो शैतानी शक्ति है जिसने तुझे बांध रखा है। बाहर आ शैतान। हवेली के अंदर से विशाल आग का गोला बाहर आया। वो चंपा नहीं, बल्कि एक विकराल आकृति थी जो धुएं और गहरी लाल रोशनी से बनी थी। ये वही बुरी शक्ति थी जिसने चंपा को गुलामी में रखा था। बाबाजी ने आंखें बंद की और जोरदार मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उनके चारों ओर सफेद तेज रोशनी का घेरा बन गया। रोशनी और अंधेरे की टक्कर इतनी भयानक थी कि गांव के घरों की छत हिलने लगी। गांव वाले डर से जमीन में छिप गए। काली शक्ति ने बिजली की तरह बाबाजी पर हमला किया, पर बाबाजी का शक्ति घेरा अटूट था। बाबाजी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और अपने त्रिशूल को हवेली की तरफ फेंक दिया। त्रिशूल हवेली के बीचों बीच जाकर गड़ गया। जोरदार विस्फोट हुआ और हवेली के अंदर से चंपा का शरीर, वही काली आंखों वाली औरत, चीखते हुए बाहर आया। चंपा का रूप अब कमजोर पड़ चुका था। बाबाजी ने उसकी तरफ देखकर दया से कहा, तुम्हें मुक्ति मिली चंपा, अब शांति से जाओ। चंपा का शरीर धुएं में बदल गया और वो काला बादल जो गांव पर मंडरा रहा था एकदम से गायब हो गया। बाबाजी ने वापस सुनील और अजय की तरफ देखा। उनका शैतानी असर खत्म हो चुका था। बाबाजी ने उन्हें भस्म लगाई और दोनों कुछ देर बाद शांत होकर होश में आए। वे बेहद थके हुए थे, पर सुरक्षित थे। बाबाजी ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। जाओ विक्रम, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। अब तुम दोनों दोस्तों को संभालो। खतरा अभी टला है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पुनर्लेखन। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वापस गांव की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे मन में अजय और सुनील से ज्यादा डर पिताजी का था, जिनको चंपा ने सीधी धमकी दी थी। मैं पूरी ताकत से दौड़ता हुआ गांव की तरफ आया। बाबाजी थककर जमीन पर गिर पड़े, पर उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। जाओ विक्रम, तुमने उसे घायल किया है। अब तुम्हारा सामना अकेले उससे होगा। चंपा मुक्त हो गई है, पर वो शैतान अब तुम्हारे अंदर छिपने की कोशिश करेगा। बाबाजी ने जल्दी से सुनील और अजय को भस्म लगाई और दोनों को ठीक किया। पर मेरी लड़ाई अभी शुरू हुई थी उस शैतानी आत्मा से जो अब हवेली के अंदर मेरे इंतजार में थी। मैं हवेली के अंदर भागा। मेरे शरीर में अभी भी अघोरेश्वर के फेंके गए काले धुएं का दर्द था। हवेली के भीतर अब मिठाई जैसी भयानक गंध नहीं थी, बल्कि एक पुरानी और सड़ी हुई मांस जैसी दुर्गंध थी। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और हर जगह जले हुए के निशान थे, जैसे वहां अभी अभी आग लगी हो। मैं दौड़कर ऊपर दादाजी के कमरे की तरफ गया, जहां मैंने उस ताबीज को छोड़ा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, पर मेरे दिमाग में खामोशी थी। मुझे पता था कि अघोरेश्वर यहीं कहीं छिपा है। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, वहां कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि गहरा कोहरा था। उस कोहरे में मुझे धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। ये मेरी यादें थीं। मेरी परीक्षाओं में असफलता, मेरे पिताजी की झुंझलाहट और मेरे दोस्तों द्वारा मेरा मजाक उड़ाया जाना। अघोरेश्वर मेरी कमजोरियों पर वार कर रहा था। तभी कोहरे के बीच से अघोरेश्वर की आवाज आई, विक्रम, तुम बहुत कमजोर हो। तुम एक हार हो। तुम्हारी आत्मा भी वैसी ही भंगुर है जैसे वो ताबीज। मुझे अपना शरीर दे दो, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। मैं जोर से चीखा, नहीं, यह झूठ है। अघोरेश्वर हंसा। झूठ? याद करो विक्रम,
जब तुम 10 साल के थे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हवेली की नींव का राज बताया था। तुम जानते थे कि ये शापित है, फिर भी तुम अपने दोस्तों को यहाँ लाए। तुम चाहते थे कि कुछ भयानक हो। तुम लालची हो। यह वार सीधा मेरे दिल पर लगा। क्या मैं सचमुच लालची था? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं उन्हें बचाने आया हूं। तभी कोहरे में मेरी अपनी आकृति दिखाई दी। ये मेरा ही रूप था, पर उसकी आंखें अघोरेश्वर की तरह लाल थीं। वो आकृति मेरे पास आई और फुसफुसाई, विक्रम तुम उसे मार सकते हो। तुम्हारा गुस्सा बहुत है। मुझे अपने अंदर आने दो। हम दोनों मिलकर इस गांव पर राज करेंगे। यह मानसिक युद्ध था। मैं दौड़कर हवेली के उस हिस्से में भागा जहां पिताजी ने नक्शे में गुप्त कमरा बताया था। वो जगह कमरे के पीछे की टूटी हुई दीवार थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अघोरेश्वर का काला धुआं तेजी से मेरे चारों ओर लिपट गया। दर्द असहनीय हो गया। तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारा शरीर मेरा होगा। मैंने आखिरी सांस ली और पिताजी का दिया हुआ नक्शा याद किया। नक्शे में लिखा था आत्मा का बंधन। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से दीवार पर वार किया जहां नक्शे में निशान था। दीवार टूट गई और अंदर से तेज सफेद रोशनी निकली। उस रोशनी में चंपा की आत्मा दिखाई दी। वो शांत थी, मुस्कुरा रही थी। चंपा ने मुस्कुराकर अघोरेश्वर के धुएं की तरफ इशारा किया। विक्रम, वो ताबीज तुम्हारे पास नहीं बल्कि इस कमरे में छिपा था। ये बंधन है, इसे तोड़ो। ये दहशत का चंपा ने मुस्कुराकर अघोरेश्वर के धुएं की तरफ इशारा किया। विक्रम, वो ताबीज तुम्हारे पास नहीं बल्कि इस कमरे में छिपा था। ये बंधन है, इसे तोड़ो। चंपा की आत्मा ने दीवार के उस गुप्त कमरे की तरफ इशारा किया, पर इससे पहले कि मैं 1 इंच भी आगे बढ़ता, अघोरेश्वर का काला धुआं पूरी ताकत से मेरे शरीर में घुसने लगा। दर्द अब शारीरिक नहीं था बल्कि आत्मा को तोड़ने वाला था। मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग में असंख्य पागल आवाजें चीख रही हैं। मैं कमरे के फर्श पर गिर पड़ा और मेरा शरीर तेजी से कांपने लगा। मेरी आंखें उल्टी पलटने लगीं। अघोरेश्वर जीत रहा था। तुम हार गए विक्रम। ये शरीर मेरा होगा और फिर मैं इस गांव को भस्म कर दूंगा। अघोरेश्वर की आवाज मेरे गले से जबरदस्ती बाहर निकल रही थी। तभी हवेली के बाहर एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई जो किसी बिजली के कड़कने से ज्यादा तेज थी, और दीवारों के कंपने के साथ ही बाबाजी की गहरी आवाज गूंजी। सावधान अघोरेश्वर, यह खेल अब समाप्त हुआ। बाबाजी ने मुख्य दरवाजे पर आकर अपना त्रिशूल जमीन पर दे मारा। त्रिशूल के स्पर्श से पूरे हवेली में सफेद रोशनी की एक लहर दौड़ गई। काले धुएं की पकड़ मेरे शरीर से ढीली पड़ गई और मैंने सांस लेने की हिम्मत की। अघोरेश्वर चीखा, तुम फिर आ गए अघोरी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाबाजी ने शांत पर निर्भीक आवाज में कहा, तुम केवल एक भटकी हुई आत्मा हो अघोरेश्वर, और मैं तुम्हारे बंधन को तोड़ने आया हूं। कमरा रोशनी और अंधेरे के बीच बंट गया। बाबाजी त्रिशूल हवा में घुमाते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़े। उनके हर कदम पर जले हुए निशान बन रहे थे, क्योंकि वो शुद्ध अग्नि की शक्ति से चल रहे थे। बाबाजी कमरे के द्वार पर पहुंचे। उनके माथे पर तीव्र तेज था। अघोरेश्वर ने विकराल रूप लिया। वो काला धुआं एक विशाल शैतानी मनुष्य में बदल गया, जिसकी आंखें दहकती हुई ज्वाला थीं। जादुई युद्ध शुरू हुआ। बाबाजी ने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़कर फेंका। जल की बूंदें आग की तरह गर्म थीं और अघोरेश्वर के शरीर पर पड़ते ही जोरदार छनछनाहट हुई। अघोरेश्वर चीखा और बिजली की तरह हवेली के पत्थर तोड़ने लगा। अघोरेश्वर ने अपनी काली शक्ति से हवेली के स्तंभ उखाड़ दिए और उन्हें बाबाजी की तरफ फेंका। बाबाजी तेजी से त्रिशूल घुमाए और स्तंभ हवा में टूटकर राख बन गए। ये केवल शक्तियों का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का संघर्ष था। बाबाजी की आंखों में गुस्सा आया। उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके चारों ओर सफेद रोशनी इतनी तेज हो गई कि मुझे भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। बाबाजी ने त्रिशूल की नोक से जमीन पर एक चक्र घेरा बनाया और जोर से कहा, अघोरेश्वर, तुम्हें इस चक्र में बंद होना होगा। तुम्हारे बुरे कर्मों का अंत यही है। अघोरेश्वर डर से पीछे हटा, पर बाबाजी की शक्ति उसे खींच रही थी। मैंने दर्द में कराहा और अपनी आंखें खोलीं। सफेद रोशनी में मुझे साफ दिखाई दिया कि अघोरेश्वर धीरे धीरे उस चक्र के बीच में खींचा जा रहा है। बाबाजी ने मेरी तरफ देखा और चीखकर कहा, विक्रम, देर मत करो, वो ताबीज तोड़ो। जब बाबाजी ने मेरी तरफ देखा
और चीखकर कहा, विक्रम, देर मत करो, वो ताबीज तोड़ो जल्दी। मैं दर्द में कराहा और अपनी आंखें खोलीं। सफेद रोशनी में मुझे साफ दिखाई दिया कि अघोरेश्वर धीरे धीरे उस जादुई चक्र के बीच में खींचा जा रहा है। बाबाजी की शक्ति उसे निचोड़ रही थी, पर वो अभी भी संघर्ष कर रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और टूटी हुई दीवार के गुप्त कमरे में प्रवेश किया। वहां जमीन पर एक लोहे का छोटा संदूक रखा था। संदूक के ऊपर वही गुलाबी साड़ी थी जिसे मैंने पहले देखा था, और नीचे एक अजीब सी मोटी जंजीर रखी थी। तभी अघोरेश्वर ने चक्र के भीतर से जोरदार चीख मारी जो मेरे कानों के पर्दे फाड़ने वाली थी। रुक जाओ विक्रम, मत तोड़ो ये बंधन, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैं चंपा को मारना नहीं चाहता था। मैं पीड़ित हूं, मैं भी मुक्त होना चाहता हूं। बाबाजी ने मंत्र रोक दिया और मेरी तरफ देखा। बोलो अघोरेश्वर, क्या राज है? क्यों तुम इस आत्मा को बांधकर खौफ फैला रहे हो? अघोरेश्वर का विकराल रूप शांत हुआ। वो काला धुआं अब दुख और पीड़ा से भरा मनुष्य जैसा लग रहा था। उसने दबे स्वर में अपनी आप बीती बतानी शुरू की। मेरा असली नाम महेंद्र था। मैं कोई दुष्ट तांत्रिक नहीं, बल्कि एक अति महत्वाकांक्षी साधु था। मैं बहुत शक्तिशाली था, पर मुझे देवत्व चाहिए था। मैंने जंगल में बरसों तक तपस्या की और अपनी शक्ति का अहंकार करने लगा। एक बार मैंने एक बहुत ही वृद्ध और शांत साधु को देखा। मैंने अहंकार में उन्हें तुच्छ समझा और उनकी हंसी उड़ाई। मैंने कहा कि उनकी साधना व्यर्थ है। उस वृद्ध साधु को मेरा ये अहंकार सह्य नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दिया। अघोरेश्वर की आवाज में दर्द था। उन्होंने कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे अंधा कर दिया है। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं सदियों तक दुष्ट प्रेतात्मा बनकर भटकूंगा। मेरी शक्ति भीषण होगी, पर उस शक्ति का प्रयोग मैं सिर्फ खौफ और अत्याचार फैलाने के लिए ही कर पाऊंगा। जब मैंने उनसे मुक्ति का मार्ग पूछा, तो उस साधु ने दया दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं तभी श्राप से मुक्त हो सकता हूं जब मैं एक भोली और निर्दोष आत्मा को अपने बंधन से मुक्त करूंगा, और उस मुक्ति में एक साहसी युवा मेरी मदद करेगा। मुझे चंपा मिली। मैंने उसे मारा नहीं, बल्कि बंधक बनाया। मैंने उसकी आत्मा को इस हवेली में बांधा ताकि मैं खौफ फैला सकूं और कोई युवा मुझे चुनौती दे। यह मेरी मुक्ति का एकमात्र रास्ता था। विक्रम, तुम वो युवा हो। तुम्हारी निडरता ही मेरी मुक्ति है। वह छोटा ताबीज बंधन की जंजीर है। तोड़ दो उसे। बाबाजी ने गहरी सांस ली। यह सत्य है विक्रम। साधु का श्राप अमोघ, जिसे बदला न जा सके, होता है। तुम्हें ये करना होगा। मैंने हिम्मत की। मैंने उस लोहे के संदूक पर वार किया और उसे खोला। अंदर एक काला और भयंकर ताबीज रखा था। ये असली ताबीज था जो चंपा को बांधे हुए था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस ताबीज को तोड़ दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, पूरे हवेली में एक सफेद रोशनी फैल गई। अघोरेश्वर का काला धुआं शांति से रोशनी में विलय हो गया। हवेली की दीवारें जो जली हुई थीं, वे फिर से सामान्य हो गईं। बाहर गांव में एकदम शांति छा गई। बाबाजी मुस्कुराए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े। चंपा, तुम्हारी मुक्ति हुई। महेंद्र, तुम्हारी भी मुक्ति हुई। मैंने दौड़कर बाहर आया। मेरे दोस्त सुनील और अजय पूरी तरह ठीक थे। मेरे पिताजी होश में आ चुके थे। बाबाजी ने गांव वालों से कहा, आप सबको मुक्ति मिली है। ये हवेली अब शांत है, पर याद रखना, लालच और अहंकार हमेशा शैतान को जन्म देता है। अजय और सुनील ने मुझे गले लगाया। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और हमें पता था कि हमारे जीवन की सबसे भयंकर दास्तान समाप्त हो गई थी। तो दोस्तों, विक्रम की दहशत की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये फाइनल पार्ट 10 और पूरी कहानी कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही खौफनाक दास्तानों के लिए हमारे चैनल MR को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। हम मिलते हैं अगली भयानक